हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकार कोचिंग सेंटर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 1.2 का जो बेसिक जो थ्योरम है उस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। थ्योरम है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, यही थ्योरम है। थ्योरम क्या कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, अभी तो किसी को समझ में भी नहीं आया होगा। चलिए सबसे पहले आगे हम लोग भाज्य और अभाज्य के बारे में जानते हैं, उसके बाद से फिर इस थ्योरम पे हम लोग आएंगे। सबसे पहले जानेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या तो हम लोग अभाज्य संख्या का डिफिनेशन ये लिख सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसके सिर्फ दो अलग अलग गुणनखंड हो तथा एक और वह संख्या स्वयं हो। एक और वह संख्या स्वयं हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, हम लोगों को क्या पता चला कि ऐसी संख्या जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो। पहला बात क्या है, उसके सिर्फ दो फैक्टर होने चाहिए। दूसरा बात, दोनों अलग अलग फैक्टर हो, दोनों अलग अलग गुणनखंड हो। और तीसरा क्या होना चाहिए, एक और वह संख्या स्वयं हो। तीन बात को हम लोगों को ध्यान में रखना है और वही अभाज्य संख्या होता है। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया दो अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्योंकि दो का फैक्टर क्या होता है, एक होता है और वह एक संख्या स्वयं होता है। बस यही दो फैक्टर होते हैं दो के। और देखिए एक और दो दोनों भिन्न भिन्न है, तो तीनों बात को मैंने सेटिस्फाइड कर रहा है। इसमें सिर्फ दो ही फैक्टर हो, एक और दो, ये बात हो गया। दूसरा क्या है, दोनों भिन्न भिन्न हो, दोनों भिन्न भिन्न है। तीसरा क्या है, एक और वह संख्या स्वयं हो, तो एक और वह संख्या स्वयं है, इसलिए दो क्या हुआ, अभाज्य संख्या हुआ। उसी तरह तीन के कितने फैक्टर हुए, एक और तीन। तीन जो है वो एक और तीन दोनों से ही कटता है, इसके अलावा किसी से नहीं कटता है, तो वही अभाज्य संख्या हो गया। देखिए एक और तीन दोनों अलग अलग हैं और सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, एक और तीन, इसलिए क्या हुआ, तीन भी एक अभाज्य संख्या हो गया। और देखिए एक क्या एक अभाज्य संख्या है, आप बोलिएगा एक का फैक्टर तो हम एक गुने एक लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब एक और एक दोनों लिख सकते हैं, मगर क्या ये दोनों भिन्न हैं, दोनों तो एक ही है। दो फैक्टर तो है एक गुने एक, मगर दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है, इसलिए एक जो है यह अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। चार का देखिए एक, दो और चार के कितने फैक्टर हो गए, तीन फैक्टर हो गए। अलग अलग हैं, ये तो सही है, मगर पहला कंडीशन ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, जिसके सिर्फ दो ही गुणनखंड होने चाहिए, न ही दो से ज्यादा होना चाहिए और न ही दो से कम होना चाहिए, सिर्फ दो। इसलिए चार जो है अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोगों को अभाज्य संख्या समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम लोग भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसके कम से कम तीन अलग अलग गुणनखंड हो, तीन
अलग अलग फैक्टर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या क्या डिफिनेशन हुआ, जिसके कम से कम तीन, क्या पहला कंडीशन है भाज्य संख्या का, कम से कम तीन फैक्टर होना चाहिए और तीनों अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तीनों जो है वो अलग अलग होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अभी हम 4 लेते हैं, 4 का देखिए 1 2 और 4 के कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। अब देखिए तीनों अलग अलग हैं, 1 2 और 4 तीनों अलग अलग है, इसलिए 4 क्या है, भाज्य संख्या है। उसी तरह हम 6 ले रहे हैं, 6 का फैक्टर क्या हो गया, एक तो 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 6, वह संख्या 100 है। ठीक है, देखिए चारों अलग अलग है, 1 2 3 6 चारों अलग अलग है और 4 है। हम लोगों को क्या देखना है, कम से कम 4, कम से कम 3 और उससे ज्यादा जितना भी चला जाए कोई दिक्कत नहीं, मगर 3 से कम नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। 3 से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 3 चाहिए, उसके ऊपर जितना हो जाए फैक्टर वही होता है भाज्य संख्या। एक, अब देखिए एक को आप तो बोलिएगा 1 और 1, हम तो लिख सकते हैं 1 गुने 1। चलिए 3 तो है, मगर क्या ये तीनों अलग अलग है, 1 1 1 तीनों अलग नहीं है, इसलिए 1 जो है ये कभी भाज्य संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बस अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या अगर आप लोग ये समझ गए हैं तब ये जो थ्योरम है ये आसान हो जाएगा समझने में। अब हम लोग इस थ्योरम पे आते हैं। थ्योरम क्या कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी भाज्य संख्या हो हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में उसे व्यक्त कर सकते हैं। और अगर उसका, मगर वहां पे कंडीशन क्या दिया है, कह रहा है कि अगर उसका जो क्रम है, आने वाला जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर जो है अगर हम लोग ऑर्डर को इग्नोर कर दें तो वह यूनिक होता है, जो उसका फैक्टर होता है वह यूनिक होता है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं, 32 32 क्या है, एक भाज्य संख्या हुआ। अब हम लोग भाज्य संख्या का हम लोग फैक्टर करेंगे। अगर हम लोग 32 का फैक्टर करेंगे तो क्या क्या होगा, 2 से करते हैं 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। ठीक है, तो क्या हुआ ये 32 का फैक्टर क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 ये हो गया। ठीक है, और अगर कोई इसी 32 को अगर ऐसे लिख दे 4 से, तो फिर तो वहां पे जाकर हम लोगों को करना पड़ेगा। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। ये तो आसान था, ऑर्डर इसमें हम लोगों को समझ में नहीं आएगा, मगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 54 ले लेते हैं और 54 को करते हैं हम लोग। जैसे 2 से किए कितना हो जाएगा 27, फिर हम 3 से किए 9, फिर 3 से किए 3, हो गया। तो क्या हम देखें 54 का फैक्टर क्या होगा, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यही हुआ। और अगर यहाँ पर अगर हम लोग इग्नोर कर दें इस ऑर्डर को कि किस ऑर्डर में है, और किसी दूसरे स्टूडेंट से हम कहेंगे फैक्टर करने के लिए, तो वो तो ये भी लिख सकता है 3 गुने 2 गुने 3 गुने 3, या फिर ये सब भी हो सकता है 3 गुने 3 गुने 2 गुने 3, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 2। मतलब ये 54 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं और इसमें मान में इसके कोई अंतर नहीं आने वाला है। इस तरह भी लिखेंगे 54 आएगा, इसे भी करेंगे 54 आएगा, इसे भी करेंगे फिर भी 54 ही आएगा, 54 ही आएगा। ठीक है, मतलब इस पर यह अद्वितीय होता है, जो इसका गुणनखंड होता है वो अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मतलब इसी ऑर्डर में लिख दें। अगर हम लोग ऑर्डर पर हम लोग ध्यान न दें तो इस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, मतलब ये यूनिक ही होगा, 54 ही आएगा इसको गुना करने पर। ठीक है, तो और इसमें एक बोला है, क्या बात बोला है कि हम लोग जो अंकगणित जो इसको हम लोग किस रूप में लिखना है, और अगर हम लोग इसको
आरोही क्रम में लिख दें, आरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखें, तो ये जो होता है ये यूनिक हो जाएगा और यूनिक हो जाएगा। जैसे इसको अगर हमको लिखना आरोही क्रम में तो हम लोग 54 को किस तरह लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ये हुआ आरोही क्रम, मतलब बढ़ते हुए क्रम में हम लोग को लिखना होगा। तो कोई भी लिखेगा तो सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। और अगर इसे हम लोग यहाँ पे अगर और कोई एग्जाम्पल ले लें, अगर हम लोग कोई और एग्जाम्पल ले लें, जैसे 75 हुआ, तो हम लोग किससे करेंगे, 5 से, ये होगा 15, फिर 5 से कर दिए, फिर हो गया 3, ठीक है। ये होगा 75 का, 75 का फैक्टर क्या क्या हो गया, 5 गुने 5 गुने 3, ये हो गया। और कोई इसको इससे भी लिख सकता है, 5 गुने 3 गुने 5, कोई इसे भी लिखेगा 3 गुने 5 गुने 5, ठीक है। हम लोगों को अगर बोला है कभी इसको हम लोग आरोही क्रम में लिखें, अगर कोई आरोही क्रम में लिखें तो आरोही क्रम यही होगा ना, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, सब कोई इसी ऑर्डर में लिखेगा। अगर जो भी अगर सब किसी को हम बोल दें कि इसको आरोही क्रम में लिखना है तो कोई भी लिखेगा तो इसी फॉर्म में लिखेगा, इसलिए ये यूनिक हो गया। इसके अलावा कोई इसका फॉर्म नहीं हो सकता है अगर आरोही क्रम में लिखे तो। बाकी ये भी सही है और ये भी सही है, 75 को हम लोग दोनों, मतलब ये जो 75 है इसके फैक्टर सिर्फ यही हो सकता है, यही यूनिक होंगे, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। यही कहता है हम लोगों का अंकगणित का जो आधारभूत प्रमेय है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। इतना के लिए थैंक यू।